अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। और परिवार छोड़कर अगर बाहर रह रहे हैं तो वहाँ भी आप लोग खुश होंगे। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। मैं अपने ज़िंदगी से जुड़े हुए लगभग सारी बातों का इस वीडियो में मैं बयान करूंगा, बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि कुछ छूटे नहीं, जितना मुझे याद है इंशाअल्लाह शुरू से लेकर के आखिरी तक मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, पढ़ाई कहाँ किया, किस वक्त किस उम्र में कहाँ था, कैसे क्या है, कितने लोग साथ में थे, दोस्त यार रिश्तेदार कैसे क्या है। बहुत सारी चीज़ों पर मैं इस वीडियो में बात करना चाहूँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मेरे वीडियो को आखिरी तक देखेंगे और लाइक कमेंट शेयर भी करेंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कोई भी वीडियो शॉर्ट्स या लॉन्ग वीडियो में डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगर बेल आइकन दबाए रहेंगे तो तुरंत आप मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, व्यूज़ कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर जा कर के आप पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो दोनों है। अच्छी अच्छी मैं जानकारी देता हूँ, न्यूज़ से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, और ब्लॉगिंग भी करता हूँ। आप चैनल पे जाएंगे पूरे पुराने वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा और इंशाल्लाह अच्छा भी लगेगा, और मुझे आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगा। तो देर नहीं करते हुए मैं शुरू करता हूँ अपने लाइफ के बारे में। सबसे पहले मैं अपने बारे में जानकारी दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन ख़ान है। मैं हिंदुस्तान के बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन थाना अंतर्गत नौरंगिया माधोपुर पंचायत आता है, वहाँ एक गांव है रानीपुर, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी पैदाइश यानी मेरा जन्म उसी गांव में हुआ। 1992 में 1992 में मेरा जन्म हुआ, मार्च के महीने में, लगभग 35 साल पहले। एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ और बहुत बड़ा परिवार मेरा आज भी है, पहले भी था, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, बाकी लगभग सब लोग बड़े हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने सबसे पहले बचपना का। बचपन बहुत मिस करते हैं, क्योंकि बचपन में कोई टेंशन नहीं होता है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जब मर्जी तब जहाँ घूमना हो, बदमाशी करना हो, माँ बाप के साथ सोना बैठना, माँ बाप दुलार प्यार करते हैं। बड़े भाई बहन है तो उनके साथ उठना बैठना, हंसी मजाक, यहाँ तक कि झगड़े भी होते हैं भाई बहन में। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा है, और जितना मुझे याद आ रहा है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने ज़िंदगी के लगभग 80-90% बातों को और गुज़रे हुए पल को इस वीडियो में दर्शा दूँ, बता दूँ, ताकि आप लोगों को मेरे बारे में अच्छे से पता चल जाए। तो बचपन बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि घर में भाई बहन थे और अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब बड़े हो गए, सबकी शादी वगैरह हो गया है, और हमारे घर के अगल बगल में पड़ोसी हैं, ख़ानदान वाले हैं, उनके बच्चे हैं, तो सभी के साथ मैं खेला करता था। जैसे पहले तो गांव में यानी पक्का मकान बहुत कम था, मिट्टी के घर थे, खर पतवार फूस के घर थे, वो भी ज़माना हमें याद है। और हम लोग घर के पीछे खेलते थे। पीछे जैसे मेरे घर के पास ज़मीन है तो वहाँ जैसे ठंडी के दिन में सरसों की खेती होती थी, एकदम बड़े बड़े पेड़ होते थे और फुलाते भी थे, फूल एकदम पीला पीला, बहुत अच्छा लगता था। उसके अंदर हम लोग घुस के खेलते थे। और रहड़ी का पेड़ भी लगाया जाता था, जो दाल होता है ना, वो भी बड़े बड़े पेड़ होते थे, उसके अंदर हम लोग खेलते थे। क्योंकि ये 1 साल का फसल होता है, 6 महीने में नहीं कटता है, 1 साल तक चलता है। तो ये काफ़ी लंबा होता था, वो याद है हमको। जैसे बचपन का मेरा खास दोस्त
अपने ख़ानदान के अलावा गैर ख़ानदान जो पड़ोसी और गाँव वाले हैं उनमें से तबरेज़ है जो आज भी मेरी दोस्ती उनसे साथ बरकरार है। और तबरेज़ के फूफू का एक लड़का है जो सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखंड के चकवा गांव का रहने वाला है, जो वकार नाम है। तो ये बचपना का दोस्त मैं बता रहा हूँ। ये दोनों दोस्त हैं और भी मेरे चचा के लड़के लोग थे, जैसे आसिफ भाई, टुन्ना भाई, ये लोग बड़े हैं और ये शाकिर छोटा, और आरजू तो बहुत बाद मतलब दुनिया में आया, बात की बात है। और आलम हमारा हमजुलिया है, अभी भी है, अभी सऊदी में है। तो हम लोग खेलते थे, एक साथ रहते थे, यानी खासकर जैसे मेरा, आलम का, वकार और तबरेज़, ये 3-4 लोगों का ग्रुप था जो हम लोग खेलते थे पेड़ के नीचे, पेड़ पर चढ़ करके। और उस ज़माने में मोबाइल नहीं था, बगैर मोबाइल के हम लोग रहते थे। जैसे बगैर मोबाइल के हम लोग खेल कौन खेलते थे, जैसे घर में अगर खेलना हुआ तो लूडो वगैरह खेल लिए, और चोर सिपाही जो होता है वो खेल लिए, यानी और गोली वगैरह भी होता था। गोली तो हम लोग बहुत कम खेलते थे, ना के बराबर। और जो लुक्का छिपी जो होता है खेलने के लिए, जैसे हम लोग आइस पाइस उसको बोलते थे बचपन में, तो वो भी खेलते थे। और ज़मीन में वो लिखने वाला, जैसे मान लीजिए कि 8-10 आदमी है, 4 आदमी इधर 4 आदमी उधर, तो हम लोग चले जाते थे एक तरफ, दूसरा एक इलाका बांट देते थे कि आपका इलाका उधर का होगा, मेरा इलाका उधर। अपने अपने इलाका में वो लाइन देते थे इसमें ज़मीन में। फिर टाइमिंग हो जाता था कि हाँ भाई हो गया, तो फिर एक पार्टी दूसरे पार्टी की तरफ जाके उसके लिखे हुए को मिटाते थे, फिर उधर वाले मिटाते थे। तो फिर जब हो जाता था, दोनों पार्टी बोलता था कि हाँ चलिए भाई, हम आप लोगों ने लिखा मिटा लिए। फिर हम बाद में हम लोग काउंटिंग करते थे, जिसका काउंटिंग ज़्यादा होता था, यानी नहीं मिटाया हुआ का, वो जीत जाता था। तो ये वाला भी खेल खेले हुए हम लोग। और गुल्ली डंडा, कबड्डी भी खेलते थे। और एक गांव में टीकाबासी होता है, वो भी हम लोग खेलते थे। तो बहुत सारा चीज़ था जो हम लोग खेलते थे, कि उस ज़माने में मोबाइल नहीं था। और टीवी वगैरह थे, टीवी वगैरह का भी मैं बताऊंगा आगे। टीवी वाले के सीन के पहले का ये सब मैं बता रहा हूँ। तो 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का ये सब कहानी मैं बता रहा हूँ। तो खेलते थे, और लुक्का छिपी बहुत खेले हुए हैं। और बारिश वगैरह होता था तो हम लोग बारिश में नहाते थे। और मेरे घर के बगल में एक छोटा सा नदी था, अभी नदी नहीं, वो तालाब में तब्दील हो गया, छोटे छोटे टुकड़े करके तालाब बना दिए। पहले बाढ़ वगैरह आता था तो हम लोग बाढ़ के दिनों में नहाते थे। कुछ दोस्त को तैरने नहीं आता, जैसे तबरेज़ है, तबरेज़ को आज भी तैरने नहीं आता है आलम तैर लेता था, मैं भी तैर लेता हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगता था, बहुत मतलब याद आता है बचपना और बचपनों का खेल। क्या मतलब अजीब लगता है। अभी का जो लाइफ है, मोबाइल, बस अकेला रूम में रहिए और मोबाइल रहिए, किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। वक्त काटने के लिए, टाइम पास करने के लिए, खेलने के लिए 2-4 दोस्त अगल बगल के होने चाहिए, इस तरह से होते थे। आज के दौर में कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, सब मोबाइल में अपने अपने बिजी है। तो यहाँ तक तो हो गया, अब आगे का और मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग कम से कम 10-12 साल के हो गए, तो खैर मैं पढ़ाई उस बीच में मतलब करता था, उस बीच के मैं बताया नहीं, पढ़ाई भी करता था। स्कूल वगैरह, गांव के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल जो गांव में है वहाँ जाते थे हम। मदरसा में जाते थे हम लोग उर्दू पढ़ने के लिए और अरबिक पढ़ने के लिए, यानी कुरान पाक पढ़ने के लिए। जो गांव के ही मदरसा से हम कुरान पाक पढ़े, और प्राइमरी स्कूल से 5वां पास किए। और मेरे अब्बू जो अभी भी है माशाअल्लाह हयात में, अम्मी भी है। मेरे अब्बू मुझे, मेरे सारे भाई बहन को और मेरे ख़ानदान में, यहाँ तक कि अड़ोसी पड़ोसी में भी कुछ लड़के थे, वो लोग रात में हम लोग बैठते थे एक जगह और हमारे अब्बू पढ़ाते थे सारे सब्जेक्ट को। माशाअल्लाह मेरे अब्बू भी हर सब्जेक्ट जानते हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीज़ों को सब्जेक्ट का उनको अच्छा नॉलेज है और पढ़ाते थे। और काफ़ी अच्छे तरीके, बहुत सारी चीज़ें मैं अपने अब्बू से बचपन में सीखा हूँ, पढ़ा हूँ, जाना हूँ। और स्कूल भी मैं बाद में जाने लगा प्राइवेट में, भेलवा मंटेसरी स्कूल उसको बोलते हैं, मैं वहाँ जाने लगा प्राइवेट में। वहाँ मैं मेरे ख्याल से 2-3 साल या 4 साल में पढ़ा। तो रेगुलर मैं जाता था क्लास करने, और क्लास करने के आने के बाद टास्क वगैरह खुद बनाता था, याद करने वाला भी याद करता था।
और नहीं जब समझ में आता था तो अब्बू से पूछते तो बताते थे। अब्बू डेली शाम में पढ़ाते ही थे। और उस टाइम भी मेरे गांव में लाइट था, लेकिन लाइट तो कभी आता था कभी जाता था। ऐसा होता था कि 4-4, 5-5, 10-10 दिन लाइट नहीं आता था। तो उस ज़माने में चिराग से हम लोग पढ़ते थे, यहाँ तक कि मदरसा में भी चिराग लेके जाते थे और घर में भी चिराग से या लैंप से या लालटेन जला के पढ़ते थे। और अगल बगल के जो भी मेरे चाचा के बेटा बेटी या अगल बगल के पड़ोसी, वो लोग भी चिराग लेके साथ में आते थे, 2-4 चिराग, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हो जाते थे घर के अंदर या छत पर, मतलब पढ़ाई करते थे। तो बहुत अच्छा लगता था। बहुत, मतलब क्या बताऊँ, वो ज़माना गजब था। आज के ज़माना से बेहतर था। बिल्कुल टेंशन फ्री, जिम्मेदारी नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ाई की ओर हम लोग जब आगे बढ़ने लगे, क्योंकि ये भेलवा हम लोग का बाज़ार पड़ता है जो रानीपुर जगोलिया के बीच में है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर है मेरे घर से। वहाँ पे स्कूल था, तो वहाँ मैं टेस्ट पढ़ता था। तो वहाँ से फिर मैं निकल करके मैं मधुबन में एडमिशन करवाया, जहाँ मेरा ब्लॉक है, थाना है। वहाँ मैं एडमिशन कराया KS पब्लिक स्कूल। वहाँ मैं 2-3 साल पढ़ा, वो भी प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल था। वहाँ भी मैं पढ़ा। वहाँ गया तो थोड़ा सा मैं पीछे क्लास में मुझे एडमिशन मिला। फिर धीरे धीरे मैं 6 महीना यानी 1 साल में मैं 2-3 क्लास तरफ गया परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो वहाँ मुझे आज भी याद है, क्लास 3 या 4 में या 2 में ऐसे ही कुछ, मुझे इंग्लिश में 100 में 100 नंबर आया था। और वहाँ बच्चे हॉस्टल में भी पढ़ते थे और बाहर से भी पढ़ने आते थे। स्कूल की गाड़ी थी, उससे कुछ लोग आते थे। मैं तो साइकिल से ज़्यादा था, इतना होशियार और चालाक हो गया था, तो खुद से मैं साइकिल चला करके पढ़ने जाता था, क्योंकि मधुबन मेरे घर से लगभग 6 किलोमीटर है। तो ऐसा हो जाता। और क्लास में वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट होता था, बाकी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, फाइनल एग्जाम तो होता ही था। तो 2-3 साल में वहाँ पढ़ाई, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस मैंने दिया। यानी जो हॉस्टल में वहाँ बच्चे रह कर पढ़ रहे थे, उन लोगों से अच्छा मैं रिजल्ट ला रहा था। और वो जो 100 में लेके आया था इंग्लिश में, उसके अलावा उसी साल में मेरा संस्कृत का सब्जेक्ट था। वहाँ उर्दू का क्लास नहीं होता था। हालांकि उर्दू वगैरह मैं अपने अब्बू से और गांव के मौलाना साहब से मदरसा में और गांव के स्कूल में भी पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। सारा कुछ कुरान पाक भी पढ़ लिया था उस टाइम, तो मधुबन में गया था। तो संस्कृत भी मैं पढ़ने लगा वहाँ। तो जो इंग्लिश में 100 में 100 आया था, उसी ईयर, उसी मतलब उसी मार्कशीट में मेरा संस्कृत का भी था। संस्कृत में मेरे को शायद 78 या 80 नंबर आया था। तो इंग्लिश और संस्कृत में मेरा सबसे बेहतर और अच्छा नंबर था पूरे स्कूल में। और मैं उस वक्त क्लास टॉप किया था और स्कूल टॉप भी किया था। और जो हॉस्टल में रह रहे थे वो लोग सोचने लगे, अरे मैं हॉस्टल में रह कर इतना नंबर नहीं लेके आया और ये बाहर रह करके साइकिल से करके लाया। तो बहुत अच्छा रहा। हालांकि बहुत लंबा वक्त तक मैं वहाँ नहीं पढ़ा। वहाँ से निकलने के बाद मैं फिर प्राइवेट का मैं छोड़ दिया और गवर्नमेंट स्कूल में मैं नाम लिखाया हुआ था, पहले से चल रहा था। मैं नवोदय की तैयारी करने लगा। सोचा कि नवोदय की तैयारी किया जाए, किसी ने मुझे गाइड किया। एक सर थे वहाँ उसी केएस पब्लिक स्कूल में, तो उन्होंने बताया था, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो मैं 6 महीना या 1 साल में तैयारी किया, नवोदय का फॉर्म वगैरह फिलअप किया, लेकिन पता नहीं किस वजह से मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं आया। तो फिर मैं नवोदय की तैयारी तो कर लिया, जनरल कंपटीशन होता है उसमें, और काफ़ी अच्छा हेल्प मिला। उस समय मैं रीजनिंग, मैथ्स वगैरह पढ़ता था और मुझे याद है बहुत हेल्प मिला। अभी फ्यूचर में मिलता भी है, मतलब दिमाग शार्प हो जाता है नवोदय की तैयारी करने में। भले मैं एडमिट कार्ड नहीं आया, एग्ज़ाम नहीं दिया, वो अलग बात है, लेकिन मुझे याद है कि बहुत अच्छा से तैयारी में किया था। लेकिन खुदा न खास्ते कि पता नहीं किस वजह से एडमिट कार्ड नहीं आया, मालूम नहीं। खैर वो वहीं तक रह गया। फिर उसके बाद में मैं 8वां पास किया। ये मैं चोरवा में एक स्कूल था, वहाँ एडमिशन था मेरा। 5वां के बाद वहाँ एडमिशन कराया था, तो 8वां पास किया। और वहाँ से निकलने के बाद मधुबन हाई स्कूल में मैं एडमिशन करवाया, SBFE हाई स्कूल, श्री विष्णु प्रकाश उच्च विद्यालय मधुबन में, जो आज भी है। वहाँ मैं 9th में एडमिशन कराया, 9th 10th। और मैं कोचिंग करने लगा भेलवा में। भेलवा में एक मुन्ना सर है, वहाँ पर मैं इंग्लिश का क्लास करने लगा और ये सोशल साइंस जो होता है उसकी तैयारी करने लगा वहाँ पे। और साइंस और मैथ्स की तैयारी मैं
यहाँ दुलमा एक पंचायत है, भेलवा पंचायत के बगल में है। हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर हट करके है, जो भेलवा और चोरमा के बीच में है। वहाँ राजकिशोर सर थे, वहाँ मैं मैथ्स और साइंस पढ़ने जा रहा था। तो 9th और 10th में मैं मुन्ना सर और राजकिशोर सर से तैयारी किया और मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। उसमें मेरा अच्छा नंबर आया, अच्छा रिजल्ट आया। हालांकि सेकेंड डिवीज़न रहा, लेकिन परसेंटेज बहुत अच्छा था। 5-7 नंबर से मेरा फर्स्ट डिवीज़न छूट गया 2008 में। 2008 की ये बात है। तो कुल मिलाकर के मैं मैट्रिक तक का पढ़ाई का मैंने आपको बताया। अब आगे मैं बताता हूँ। मैट्रिक की पढ़ाई करने के बाद मैं मुजफ्फरपुर चला गया। सोचा कि, और मेरे माँ बाप भी सोचे, गार्जियन सोचे, भाई लोग भी सोचे कि क्योंकि मेरे माँ बाप के अलावा मेरे बड़े भाइयों का बहुत बड़ा साथ और सहयोग रहा है, इसलिए मैं यहाँ तक अभी पहुँचा हूँ। क्योंकि परिवार के सभी मेंबर और सदस्यों के सहयोग से ही उसका छोटा भाई बहन या कुछ भी, चाहे पढ़ाई में हो या किसी करियर में, किसी भी चीज़ में सपोर्ट सब लोग देते हैं, तभी आदमी आगे बढ़ता है। तो भाइयों को भी बहुत सपोर्ट रहा है मेरा, वो लोग भी हमारा ध्यान दिए और आज भी ध्यान देते हैं। और माँ बाप का तो खैर रहता ही है। तो वहाँ मुजफ्फरपुर में चला गया। वहाँ मैं RS कॉलेज में एडमिशन करवाया, रामेश्वर सिंह कॉलेज, वहाँ आईकम में, यानी कॉमर्स मैंने सब्जेक्ट चुना। कॉमर्स सब्जेक्ट चुन करके फिर मैं वहीं भगवानपुर में मैं रहता था। मुजफ्फरपुर में एक भगवानपुर जगह है जो बैरिया से पटना जाने के रास्ते में वो पड़ता है, करीब है, बैरिया से 2-3 किलोमीटर है। और वहीं पे मैं रूम वगैरह लिया और वहीं पे मैं रहने लगा। और गांव के ही मेरे एक दोस्त थे, राजा, नौशाद उर्फ राजा, और भी बहुत गांव के दोस्त लोग जो साथ में पढ़ते थे, लेकिन नौशाद जो थे, राजा, मेरे साथ रहने लगे, वहीं पढ़े वो भी। और बाद में इंतखाब जूनियर था, वो भी बाद में आके रहने लगा। तो खैर वहाँ से मैं आईकम का क्लास, कॉमर्स क्लास भगवानपुर में ही मैं किया। वहाँ एक RK रंजन सर थे, कोचिंग चलाते थे कॉमर्स को, वहाँ मैं क्लास किया। तो 2 साल मैं तैयारी किया, एग्ज़ाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कॉमर्स में इंटर में लगभग 71% नंबर लेके मैं आया और पास कर गया। फिर उसी कॉलेज में मैं BCom में एडमिशन लिया और BCom का भी क्लास मैं RK रंजन सर से किया। पार्ट 1 का, पार्ट 2 का किसी और सर से किया, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ। और पार्ट 3 का तैयारी मैं PN शर्मा से किया, जो मुजफ्फरपुर, उनका काफ़ी नाम है, जो RDS कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं BCom की तैयारी मुजफ्फरपुर से किया और RS कॉलेज से ही पढ़ा। और हर पार्ट का मैं एग्ज़ाम देता गया और अच्छा रिजल्ट आता गया। लास्ट में फाइनल एग्ज़ाम दिया तो मेरा कुल मिलाकर के लगभग 65% BCom में मेरा नंबर आया और मैं ग्रेजुएशन पास कर गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुल मिलाकर के मेरा एजुकेशन BCom तक हुआ। और उस बीच में मैं कंपटीशन की भी तैयारी करने लगा। जैसे मैं BCom कर रहा था ना, पार्ट 2 या पार्ट 3 से मैं तैयारी करने लगा, ताकि कि इंटर बेस पर कोई कंपटीशन का वैकेंसी आए तो मैं दूँ। और उसी बीच में टीचर का भी वैकेंसी आया था, स्टेट का। पहली बार वो कंपटीशन का एग्ज़ाम निकला था बिहार में। उससे पहले मुखिया के थ्रू टीचर का जॉब होता था, लेकिन कंपटीशन बेस पर पहली बार होता। तो मैं फॉर्म भर दिया। हालांकि उस टाइम में तैयारी किया नहीं था, फॉर्म भरा, लेकिन मेरा हुआ नहीं। उसके बाद में मैं ग्रेजुएशन करते हुए कंपटीशन की तैयारी करने लगा। दृष्टि कोचिंग सेंटर है माड़ीपुर में, वहाँ मैं लगभग 6 महीना या 8 महीने तक तैयारी किया। क्योंकि मैं नवोदय की तैयारी किया था, कंपटीशन से रिलेटेड थोड़ा मेरा तैयारी ठीक ठाक था, माइंड थोड़ा ठीक था, तो अच्छा से मैं तैयारी किया। तो उसके बाद में मैं SSC का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा, जो मेरा सेंटर कोलकाता में पड़ा था। वहाँ मैं गया था लगभग 2012 के, मैं बता रहा, 2012 में मैं कोलकाता गया था SSC का एग्ज़ाम देने। वो भी एग्ज़ाम नहीं निकल पाया। एक मैं SBI बैंक का फॉर्म भरा था, क्लर्क का, मुजफ्फरपुर में ही था। तो ये कंपटीशन तैयारी करने के दौरान ही मैं फॉर्म वगैरह भरता था और एग्ज़ाम देता था। लेकिन कुल मिलाकर के 3-4 एग्ज़ाम में दिया था, लेकिन मेरा हो नहीं पाया। वो सब चीज़ में टाइम चाहिए और किस्मत वालों को तुरंत मिल जाता है, लेकिन 6 महीना 8 महीने का तैयारी में क्या मिलता।
तो तैयारी करने ग्रेजुएशन करने के दौरान ही कंपटीशन की तैयारी करता था, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के पहले पहले 3-4 मैं कंपटीशन के एग्ज़ाम दे दिया, बैंक का, एसएससी का, टीचर का, जो भी है, नहीं निकल पाया। फिर ग्रेजुएशन में जब पास कर गया, और घर भी, परिवार भी लंबा चौड़ा, जिम्मेदारी बड़ी बड़ी, और हमारे अब्बू गवर्नमेंट जॉब करते थे, जो सन 2000 में ही रिटायर कर गए थे। पेंशन पर कितना चलेगा परिवार, लंबा चौड़ा परिवार था। और भाई मेरे सऊदी रहते थे उस टाइम, और बहन सबकी शादी करनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ग्रेजुएशन के बाद अगर कंपटीशन में मैं घुसता हूँ तो मुझे 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं गवर्नमेंट सर्विस लेने के लिए। फिर मेरे परिवार का क्या होगा, क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी, माँ बाप भाई लोग कितना लेकर के चलेंगे। तो थोड़ा मुझे लगा कि नहीं, ग्रेजुएशन कर लिए है, अब हम चलते हैं प्राइवेट जॉब की तरफ, गल्फ़ की तरफ। हालांकि ये मेरा प्लान बिल्कुल नहीं था कि मैं गल्फ़ आऊँ, यानी आउट ऑफ कंट्री जॉब करने के लिए। मेरा प्लान था कि नहीं, मैं पढ़ूंगा और कंपटीशन की तैयारी करूंगा, एग्ज़ाम दूंगा, निकालूंगा और नौकरी करूंगा, फिर अपने परिवार के लिए जो होगा बेहतर करूंगा। लेकिन जो सोचा वो हो नहीं पाया। खैर, ऊपर वाला अल्लाह जो करता है वो अपने बंदे के लिए बेहतर ही करता है, मैं समझ सकता हूँ। तो वहाँ से मैं 2013 में मैं पास आउट किया था, वहाँ से मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स वगैरह कॉलेज से निकाला, और फिर मैं मुंबई चला गया। मुंबई में वहाँ टेम्पोररी जॉब किया, एक साइबर कैफ़े था, वहाँ मैं जॉब किया, सीवी वगैरह जहाँ बनता था, तो वहाँ कुछ पैसे खर्चे निकल जाते थे। 3 से 4 महीना वहाँ था, और बीच बीच में मैं इंटरव्यू वगैरह देता रहता था। जो वैकेंसी जो वगैरह गल्फ से या किसी भी कंट्री से ऑफिस में जाता है, तो ऑफिस से मैं कंसर्न था, पेपर लेता था और फॉर्म वगैरह फिलअप करता था, जो भी अप्लाई करता था, और जा करके मैं शॉर्टलिस्ट करवाता था। तो इंटरव्यू वगैरह देते तो मेरा दुबई का काम हो गया। दुबई का, यानी दुबई, मेन दुबई नहीं, अल आइन एक जगह है हट करके, वहीं यानी यूएई में मेरा काम हुआ। फिर वहाँ से मेडिकल वगैरह करा करके मैं सब कुछ कर करके मैं फिर घर चला गया, क्योंकि 1-2 महीने लग जाते हैं वीज़ा वगैरह प्रोसेस वगैरह होने में। तो वहाँ लगभग मैं 3 महीने घर पे रहा, वीज़ा नहीं आ रहा था, बहुत परेशान हो गया। लास्ट में अल्लाह पाक ने कामयाबी दिया और वीज़ा आया। फिर वहाँ से फिर मैं मुंबई निकला घर से, फिर मैं वहाँ यूएई गया, दुबई। वहाँ मैंने कंपनी में ज्वाइन किया, एज ए अकाउंटेंट में गया था। फर्स्ट टाइम फ्रेशर मेरा अकाउंटेंट का ये सिलेक्शन हुआ था, वहाँ गया, माशाल्लाह अच्छी सैलरी लगी थी। 2014 की मैं ये बात बता रहा हूँ। 2014 में मैं यूएई यानी दुबई में गया। वहाँ छोटी कंपनी थी, लाइटिंग कंपनी थी, इलेक्ट्रिकल। वहाँ मैं लगभग 4 साल गुजार दिया, और अच्छा इम्प्रूवमेंट रहा। और वहाँ 4 साल रहते हुए मैं काम किया कंपनी के साथ। और छोटी कंपनी थी, बाद में कंपनी के ओनर का हालात ख़राब हो गया, बिजनेस वगैरह नहीं हुए, तो धीरे धीरे ड्रॉप भी करने लगा। उस पीरियड में मैं दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस भी निकाल लिया, और पूरे दुनिया में दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत टफ़ है। इस बीच में मैं ड्राइविंग लाइसेंस भी वहाँ निकाला, जॉब भी किया। लेकिन किस्मत ख़राब थी, कंपनी का हालात ख़राब होता गया दिन ब दिन, तो वहाँ से कंपनी रिलीज़ कर दी मेरे साथ और भी लोगों को और मुझे भी। और वहाँ रिलीज़ करने के बाद मैं 1 महीना वहाँ रहा। वहाँ जॉब में सर्च किया लेकिन ढंग का नहीं मिल रहा था। 1 महीना लगभग रहा, अच्छी जॉब नहीं मिलने की वजह से, अच्छी सैलरी नहीं मिलने की वजह से फिर मैं वहाँ से वापस इंडिया चला गया। 2018 की मैं बात बता रहा हूँ, 2018 जुलाई में, और 2014 जुलाई में मैं गया था। यानी पूरे 4 साल पे मैं वहाँ से वापस इंडिया गया। घर गया, घर में लगभग 2 महीना रहा, फिर मैं मुंबई निकला, क्योंकि मुंबई में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ के लिए, आउट ऑफ कंट्री के लिए, बाहर के लिए वहाँ कंसल्टेंसी ऑफिसेज वगैरह वहीं हैं, इंटरव्यू वगैरह वहाँ होता है, तो वहाँ मैं निकला। फिर वहाँ मैं मुंबई लगभग 2 महीने था। फिर मैं अकाउंटेंट का ही वैकेंसीज़ का तलाश में था। अकाउंटेंट का जॉब बहुत कम आ रहा था, और हालांकि मेरा वेयर हाउस सप्लाई चेन का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं वहाँ 4 साल जो दुबई में था, वहाँ अकाउंट्स के अलावा सप्लाई चेन, वेयर हाउस का मैनेजमेंट भी मैं देखता था, क्योंकि छोटी कंपनी थी, मल्टीपल वर्क्स था, तो सारे काम को देख लिया। यहाँ तक कि मैं सेल्स का भी काम देखा वहाँ। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वहाँ मैं मुंबई में रहा। मुंबई में मैं
दो या तीन इंटरव्यू दिया मैं। फिर एक देखा कि सराको कंपनी, जो भी फ़िलहाल मैं जिस कंपनी में हूँ, अभी मैं फ़िलहाल सऊदी अरब के दमाम शहर में मौजूद हूँ, और एक कंपनी है प्राइवेट सराको, जो खासकर मेंटेनेंस का काम करती है। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर का जितना, जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, ये सब सारे का कॉन्ट्रैक्ट लेती है मेंटेनेंस का। मेन बेस इसका यही काम है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन है और भी बहुत सारे। ये ग्रुप कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो तब से मैं यहाँ हूँ, तो देखा कि ये आया हुआ है वैकेंसी वेयर हाउस का, सप्लाई चेन का। स्टोर कीपर्स हो गए, इन्वेंट्री कंट्रोलर हो गए, वेयर हाउस सुपरवाइज़र हो गए। तो बगैर मन का मैं चला गया। यानी पहले तो ईमेल कर दिया अपना CV वगैरह सेलेक्ट करने के लिए। CV मेरा सेलेक्ट हो गया। उन्होंने ईमेल किया कि भाई आइए फलाने डेट में इंटरव्यू देने के लिए। मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, इंटरव्यू पास कर गया। हालांकि मन नहीं था हमको सप्लाई चेन में आने के लिए, और इंटरव्यू निकल गया। फिर मैं भाई को कॉल किया अपने, बोला कि ऐसा ऐसा है, सैलरी ऐसा ऐसा लगा रहा है। सैलरी ठीक ठाक लगाया, लेकिन उतना ठीक नहीं लगा जो मैं दुबई में छोड़ के आया था, सैलरी उससे कम लगा। लेकिन क्या करें, घर का हालात ख़राब, मार्केट भी ख़राब। भाई को बोला कि ऐसा ऐसा बात है, जो मैं फाइनेंस में, अकाउंट में तो हुआ नहीं, लेकिन वेयर हाउस सप्लाई चेन वगैरह में हुआ है, तो क्या करूँ, और सैलरी इतनी इतनी है। तो भाई ने बोला कि ओके कर दो, सैलरी थोड़ा कम बताया। फिर मैं बात किया, इंटरव्यू जिसको दिया उसको बोला कि सैलरी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो 100 रियाल उन्होंने बढ़ाया, लगाया, ठीक ठाक लगा। यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ कितना, बस अल्हम्दुलिल्लाह सोचा कि चलो। तो वहाँ से मैं प्रोसेस करवा दिया। फिर मैं घर गया। घर में लगभग 1 महीना था, 1 महीने में वीज़ा वगैरह आ गया। फिर मैं मुंबई आया, मुंबई से फिर मैं सऊदी अरब आ गया। सऊदी अरब आने के बाद और यहाँ मैं ज्वाइन किया। और इस बीच में एक और बात बता दूं, मेरा एक दोस्त भी था जिसका नाम नासिर आज भी है। वो नासिर आज भी मेरा दोस्त है। किसी वजह से, किसी कारण से आज हम दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन बातचीत होगी। ज़िंदगी रहेगी, हाथ रहेगा तो अल्लाह पे मुझे पूरा भरोसा है कि बातचीत होगी। वो दोस्त मेरा लौटेगा, बात करेगा। इस बीच में इस दोस्त की कहानी मैं नहीं बता पाया था, क्योंकि ये दोस्त बचपन का दोस्त नहीं था। बाद में जैसे तबरेज, वकार, आलम, ये लोग बचपना का दोस्त था, जब हम लोग हाफ पैंट गंजी पहन के घूमते थे। उसके बाद थोड़ा कुछ क्लास में गया तो नासिर एक दोस्त, जो बगल में बगहिया गांव है, मेरे पड़ोसी गांव है, समझिए कि एक ही गांव सटा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है, 200-300 मीटर की दूरी पर उसका घर है। तो उससे भी दोस्ती यारी था। मतलब हालांकि वो मेरे से 1 साल सीनियर रहा है। मैट्रिक 2007 में किया, मैं 8 में किया था, इसलिए मैं नहीं बता पाया था। लेकिन काफ़ी क्लोज और काफ़ी अच्छी दोस्ती रही है हम दोनों की। कुछ दिन मुजफ्फरपुर में उसके साथ रहा, मोहम्मदियारी रहा। तो दोस्ती यारी यानी आपसी पारिवारिक रिलेशन भी रहा है। हर सुख दुख में वो मेरे दुख दर्द परेशानी में काम आता था, मैं उसके दुख दर्द परेशानी में काम आता था। इस तरह से दोस्ती यारी, यानी दोस्त तो सब लोग हैं, लेकिन उससे मेरा ज़्यादा ही करीबी दोस्ती हो गया, जिगरी यार हो गई। और जिगरी यार था, है और रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल वो भी सऊदी में है। शुरू से वो भी सऊदी में ही रहा है। कई कंपनी, 2-3 कंपनी चेंज कर दिया, अभी घर छुट्टी गया है। तो खैर उससे बातचीत उतनी अभी होती नहीं है, किसी वजह से बातचीत बंद है। तो काफ़ी मेरा अच्छा दोस्त रहा है, हर सुख दुख में खड़ा रहा। और मैं अब उसके बाद में अभी मैं यहाँ सऊदी आ गया, तो अभी तक अभी ये 8वां साल चल रहा है। सऊदी अरब में मैं रहते हुए, जॉब करते हुए पीरियड में मैं MBA भी किया हूँ। फाइनेंस में मैं MBA किया हूँ JECRC यूनिवर्सिटी राजस्थान, इंडिया से। डिस्टेंस एजुकेशन से मैं MBA किया हूँ फाइनेंस में। ये भी मैं बात बता दूँ, क्योंकि मैं BCom करके मैं इंडिया से दुबई गया था, दुबई से फिर सऊदी आया इस कंपनी में, क्योंकि एक कंपनी में मैं लगभग 8 साल से जॉब कर रहा हूँ, 8वां साल चल रहा है। तो 2021 और 23 के सेशन में मैंने 2 साल का सेशन होता है, 4 सेमेस्टर का था। तो फाइनेंस में मैंने MBA किया JECRC यूनिवर्सिटी से। अब मैं इसी कंपनी में मैं पोस्टिंग के लिए उस डिग्री के जरिए मैं आगे बढ़ूँगा, या फिर किसी और कंपनी में मैं लगाऊँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लास्ट और फाइनल एजुकेशन है MBA फाइनेंस में। मैं मतलब कि जैसे 2018 में दिसंबर में मैं आया, 1 साल 1.5 साल, लगभग 1-1.5 साल काम किया, फिर कोरोना आ गया।
कोरोना आया तो सबको पता है पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया, बवाल मच गया, लोग परेशान हो गए, तंग हो गए, हैरान हो गए कि भाई ये कौन सी बीमारी दुनिया में आ गई है। लोग डर गए और हम लोग भी यहाँ डर गए। यहाँ बहुत बड़ी 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 कंपनी बंद हो गई इस कोरोना के चक्कर में। कितने लोग बेरोजगार हो गए, परेशान हो गए, कितने लोग मर गए। अल्लाह ताला उन लोगों को सब्र दे, परिवार वालों को, और जो मर गए उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उन गुनाहों को बख्श दे, जो भी है। तो अब कोरोना आया तो अब उसी में काम करना है। हालांकि उस कोरोना में हम लोग का ड्यूटी बंद नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट का काम करती है। यानी समझिए कि प्राइवेट कंपनी है लेकिन काम गवर्नमेंट का है एज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो ड्यूटी बंद नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कंपनी इतनी बेहतरीन है कि कोरोना इतना बड़ा यानी आया और हम लोग ड्यूटी करते रहे और सैलरी मिलती रही अल्हम्दुलिल्लाह। फुल सैलरी, पूरी सैलरी मिली, कोई रोक रुकावट नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मामला ये हुआ कि लोग तो सब डर गए थे, मैं भी डर गया था। सबको कोरोना चेक कराना था। ऐसा हुआ कि मेरा कोरोना चेक हुआ तो पॉजिटिव हो गया। अब टेंशन से मैं तंग हो गया। और वो रमज़ान का महीना था और रमज़ान के आखिरी असरे में यानी ईद के 2-4 दिन पहले मैं पॉजिटिव हो गया और मुझे क्वारंटाइन होना पड़ा। कम से कम लगभग मैं 21 दिन क्वारंटाइन रहा और ईद की नमाज़ भी नहीं पढ़ पाए। बहुत लोग नहीं पढ़ पाए होंगे। बहुत परेशान हो गया, तंग हो गया, घर वाले भी परेशान। और यहाँ तक कि मैं अपने अम्मी अब्बू को नहीं बताया था, भाई बहन को बताया था बस, कि नहीं अम्मी अब्बू को नहीं पता चलना चाहिए। और पता नहीं चला। अल्हम्दुलिल्लाह 21 दिन के बाद मैं बाहर निकला, थोड़ा रिलैक्स हो गया, चलो अब ठीक है। तब माँ बाप को मैं बताया कि ऐसा ऐसा था। तो वो परेशानी झेल करके मैं यहाँ तक आया और इस तरह से करते करते मैं 2022 में पहुँच गया। 2022 में मेरी शादी थी। मार्च 2026 को मेरी शादी हुई और मार्च 2026 को मेरा बर्थडे भी है। जन्मदिन 26 मार्च 1992 है और 26 मार्च 2022 को मैं शादी किया 30 वर्ष में। और आज 35 वर्ष हो गया, 36वां रनिंग है। तो 35वां रनिंग है, 34 वर्ष हो गया, यानी 35 साल रनिंग चल रहा है। तो गया मैं, यानी लगभग 3.25 साल बाद मैं गया, शादी किया। शादी मेरा हुआ है बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के ढाका प्रखंड और अनुमंडल अंतर्गत अनुमंडल भी है, वहाँ आज़ाद चौक है। आज़ाद चौक के बगल में इस्लामपुर टला है, वहाँ शादी हुआ है। माशाल्लाह आज मेरे पास एक बेटा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कीजिए मेरे बेटे के लिए आप लोग कि मेरे बेटा को सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला उसको नेक और साले बनाए और दीन दुनिया आखिरत सब के लिए बेहतर बनाए। दुआ की ज़रूरत है। और मैं गया था, उसके बाद फिर मैं शादी करके आ गया। यहाँ लगभग 11 महीने 1 साल रहा। फिर मैं 1-1.5 महीने के लिए छुट्टी गया। उसके बाद फिर मैं आ गया वापस। फिर 7-8 महीने रहा, क्योंकि बच्चे हुए नहीं उस टाइम तक। 2023 में भी बच्चे नहीं हुए। और तो फिर हमको मजबूरन अपने फैमिली को सऊदी अरब बुलाना पड़ा। 2024 में मार्च में मैं अपने फैमिली को यहाँ बुलाया। 4-5 महीने मैं साथ में रखा अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं के बदौलत, इसी सरजमी के बदौलत, सऊदी अरब के बदौलत, जहाँ अल्लाह का घर काबा शरीफ है और रसूलुल्लाह का घर मदीना शरीफ में है, इस पाक सरजमी पर अल्लाह ताला ने मुझे इसी सरजमी के ज़रिए, सऊदी के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा। उसके बाद मैं यानी 4-5 महीने बाद मैं आपको वाइफ को भेज दिया। पैदाइश मेरे बच्चे की इंडिया में हुई। उसके बाद फिर मैं 2025 में मैं घर गया, जून 2025 में। वहाँ रहा 2 महीने रह करके मैं आया। उसके बाद फिर मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पड़ा हूँ। नहीं, जून में नहीं गया था, सॉरी, जून नहीं, अक्टूबर में मैं गया था। अक्टूबर में गया, अक्टूबर रहा, नवंबर रहा, फिर दिसंबर में मैं आ गया। अभी लगभग 7 महीना होने जा रहा है मेरा घर से आ कर के। अभी 2026 चल रहा है, जून का महीना है और आज 26 तारीख है। तो कुल मिलाकर के मैं मोटा मोटी अपने ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा बता दिया।
बहुत सारी चीज़ बता दिया। और दूसरी बात यह कि मैं सऊदी में रह रहा हूँ, यहाँ दमाम में, तो यहाँ मेरा तबरेज़ जो बचपन का साथी था वो यहीं आ गया हो, यानी वो समझिए मेरे आने के 2 साल बाद आया, 2021-22 में आया हो। दूसरे कंपनी में एज ए सेल्समैन वो रहा, 4-5 साल रहा। तो जब दिल नहीं लगता था तो मेरे पास आ जाता, क्योंकि सेल्समैन था, उसके पास गाड़ी थी, तो मुलाकात हमेशा होता रहता था। तो हमेशा आया करता था तबरेज़, हमेशा बातचीत होती रहती, क्योंकि बचपन के दोस्त में वही एक दोस्त था जो मेरे सबसे करीब और नज़दीक, और जब मर्जी तब हम लोग मिल लेते थे। क्योंकि सऊदी अरब में वो भी था, मैं भी था, एक ही शहर में दमाम में, कंपनी बस अलग अलग। तो देखा जाए तो बचपन का साथी जो सिर्फ एक ही था जो सबसे लंबे अरसे तक आउट ऑफ कंट्री, इंडिया के बाहर गुजारा, जो तबरेज़ है। अभी फ़िलहाल वो घर पर है, क्योंकि छुट्टी गया था और आया नहीं, बोला कि नहीं दूसरी कंपनी में आएंगे। तभी इंशाल्लाह उसका काम वगैरह कराने के चक्कर में मैं भी पड़ा हूँ, वो भी पड़ा हुआ है। तो अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर फिर से दमाम आएगा किसी और कंपनी में। अल्लाह ताला जल्दी उसको रोजी रोटी दे और जल्दी मुलाकात हो, ताकि मेरा अकेलापन दूर हो। यहाँ दोस्त, जब यहाँ विदेश में जब कोई अपना दोस्त यार रिश्तेदार, वो भी खासकर बचपन का, मिल जाए तो वक्त अच्छा कट जाता है। कभी दिल नहीं लगा, जैसे जुम्मा का छुट्टी रहती है तो आदमी मुलाकात कर लिया, कभी मैं उसके पास चला गया, कभी वो मेरे पास आ गया, तो मुलाकात हो जाता है इस तरह से। तो अल्लाह करे कि वो जल्दी आ जाए, अल्लाह ताला उसको रोजी रोटी दे। तो इस तरह से मेरा वक्त कटा, इस तरह से मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्से बताए, बहुत सारी चीज़ें छूटी भी होगी जो फिर कभी वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे, क्योंकि जितना याद आ पा रहा है वो बता पा रहा हूँ। तो इस तरह से चल रहा है, अभी तक यहाँ लाइफ चला है। अभी फ़िलहाल मैं लगभग 6 महीने पहले से यूट्यूब और सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया हूँ, यानी कमाने का रास्ता बनाने का मैं सोच रहा हूँ और सोचा हूँ। अल्लाह ताला इसमें भी कामयाब करे, आप लोग दुआ कीजिए। मैं यूट्यूब पर चैनल बनाया हूँ एम लाइफ MLife। उस पर मैं न्यूज़, शॉर्ट्स, ब्लॉग और नॉर्मल वीडियो वगैरह डालता हूँ, अच्छी अच्छी जानकारी देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये यही अभी जो चल रहा है, जो आप देख रहे हैं यही है। और फेसबुक पर मोहम्मद मोहसिन खान के नाम से है, और इंस्टाग्राम पर MLife है। और बहुत जल्द आपको दूसरा फेसबुक चैनल पेज के शक्ल में या प्रोफाइल के शक्ल में आपको MLife मिलेगा। अभी मैं बनाया नहीं हूँ, बनाऊंगा फिर। अभी मैं सिर्फ पर्सनल जो नाम है उसी पर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन MLife के नाम से मैं फेसबुक पर भी पेज या प्रोफाइल बनाऊंगा, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम पर MLife मैं बना हुआ है, एडिट कर दिया था, नाम चल रहा है। और बाकी जो आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब पर, ये MLife मेरा ही है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और इस बीच में इसमें जो यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव सबसे ज़्यादा कब हुआ और कमाने का सोचा कब, जब एक बिहार का लोकप्रिय और बेहतरीन और सामाजिक नेता AIMIM का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, जिनका नाम है राणा रंजीत सिंह जी, जो मेरे ही जिला के, मेरे ही थाना और ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, जो पूर्व श्री सीताराम सिंह जी के छोटे पुत्र हैं, उनके छोटे बेटे हैं, जो उनके फादर थे, हमारे यहाँ के सांसद भी रहे हैं, सीहोर लोकसभा के सांसद रहे हैं, और बहुत ज़माने से मधुबन विधानसभा के MLA भी रहे हैं, विधायक और मंत्री भी रहे हैं। तो उनके बेटे हैं, और ये AIMIM के बहुत बेबाक और शानदार और बेहतरीन और लाजवाब और अट्रैक्टिव नेता हैं। इन्होंने एक बिहार डिजिटल फैक्ट्री संस्था की स्थापना की, संस्था ही कहिए, जो यूट्यूब चैनल पर हैं, फेसबुक पर हैं, हर जगह हैं। तो इनका काम बहुत अच्छा है, और ये लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जोड़े भी हैं, और हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग बिहार डिजिटल फैक्ट्री के एक्टिव मेंबर्स हैं, रजिस्टर्ड मेंबर हैं, और जुड़े हुए हैं। उनके ज़रिए हम लोग बहुत एक्टिव हुए, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। उनसे जुड़ करके हम लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है और मिल रहा है, और आगे भी मिलेगा, हम लोग को उम्मीद है। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है, बिहार डिजिटल फैक्ट्री की स्थापना करके लोगों को जोड़ करके
अपने संस्था में रजिस्टर करवा करके, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड है उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। यानी जो लोग भी इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं सोशल मीडिया पर काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कमाने का रास्ता बनाने के लिए, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। बिहार डिजिटल फैक्ट्री बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों का मोनेटाइजेशन ग्रुप बना है, उस ग्रुप के हम मेंबर हैं, एक्टिव हैं, और भाई लोग भी एक्टिव हैं, और बाकी फेसबुक पर हम एक्टिव हैं ही। तो लगभग हम लोग पूरे कंप्लीट तरीके से राणा रंजीत सिंह जी के द्वारा बनाए गए बिहार डिजिटल फैक्ट्री के एक्टिव मेंबर हैं और जुड़े हुए हैं, और इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, वीडियो भी डाल रहे हैं, शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं, और रेगुलर डाल रहे हैं, और बहुत फ़ायदा मिल रहा है लोगों को। कितने लोगों का फेसबुक चैनल मोनेटाइज नहीं था, मोनेटाइज हो गया, कुछ लोगों का कंटेंट मोनेटाइजेशन हो गया, यूट्यूब मोनेटाइजेशन भी हो रहा है, और कुछ लोगों का मोनेटाइजेशन के रास्ते में है। तो मेरा भी मोनेटाइजेशन के रास्ते में है, इंशाल्लाह मोनेटाइज होगा। आप जैसे व्यूअर, दोस्त, भाई और सपोर्टर का साथ रहेगा तो फेसबुक, यूट्यूब या हर सोशल मीडिया मोनेटाइज हो जाएगा, कंटेंट मोनेटाइजेशन, यानी कमाने का रास्ता खुल जाएगा, दरवाज़ा खुल जाएगा और अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत है, संघर्ष है। यूट्यूब या सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर वीडियो बना करके, कंटेंट बना करके डालना और काम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत हार्ड वर्क है, रेगुलर करना पड़ता है, रेगुलर डालना पड़ता है। लेकिन एक बार आप कामयाब हो गए तो फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं है। तो हम लोग जॉब भी कर रहे हैं, और जॉब करने के अलावा जो टाइम बच जा रहा है उस पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं, ताकि हम लोगों का फ्यूचर में कमाने का रास्ता खुल जाए और डॉलर आने लगे। डॉलर पाने के लिए, पैसे पाने के लिए, और आउट ऑफ कंट्री या किसी अदर स्टेट से हम लोग फ्री होकर के सोशल मीडिया की दुनिया में घुस करके कमा करके इतना कमाए कि अपने परिवार को चला सके। बिहार डिजिटल फैक्ट्री की स्थापना ही इसीलिए की गई है, राणा रंजीत सिंह जी के द्वारा बिहार डिजिटल फैक्ट्री की स्थापना इसलिए की गई हो कि जो लोग भी आउट ऑफ कंट्री हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं या बिहार से आउट ऑफ स्टेट में काम कर रहे हैं, वो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करें और अर्निंग शुरू करें, इतना कमाने लगे कि वो किसी और का जॉब ना करे, किसी और के अंडर में ना रहें, अपने घर परिवार फैमिली के साथ रह करके सोशल मीडिया पे काम कर करके वो अपने ज़िंदगी का गुजर बसर कर सके और कामयाब हो सके। ये बिहार डिजिटल फैक्ट्री का मतलब एम ही यही है, काम ही यही है कि सारे लोगों को एक्टिव करना और काम के लायक बनाना और सेल्फ डिपेंडेंट बना देना, किसी और के अंडर में काम करना नहीं, अपने आप को काम करना, और काम करते हुए इस लायक बन जाना कि आप भी किसी को काम दे दें, यानी इतना लायक बन जाएंगे। और सही में बिहार डिजिटल फैक्ट्री के ज़रिए, बिहार डिजिटल फैक्ट्री के द्वारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लोग अभी से ही कमाना शुरू कर दिए, और अभी चंद लगभग 6 महीने हुए हैं इस संस्था को शुरू हुए, और फ़ायदा होने लगा है। हमको लगता है कि आने वाले 6 महीना, साल भर, 2 साल में हज़ारों लोग होंगे जो इस संस्था के से जुड़े होंगे, और वो कामयाब होंगे, और वो कामयाब तो खुद होंगे, खुद अपने परिवार को चलाएंगे, खुश रहेंगे, और दूसरे के भी परिवार को खुश रखने की कोशिश करेंगे, और दूसरे को भी रोजी रोजगार देंगे। हमको ऐसा लगता है, और ऐसा होगा, और ऐसा ही है। और बिहार डिजिटल फैक्ट्री इसलिए बनाया ही गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली लोगों को रोज़गार दिया जा सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि मेरा ये लॉन्ग वीडियो, काफ़ी लंबा रहा वीडियो, अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने हालात के बारे में, और अभी कौन से हालात में अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी कौन काम कर रहे हैं, इस पर आदमी जुड़ा हुआ है और लगा हुआ है। सारी चीज़ों को मैंने इसमें बता दिया है, और बहुत सारी चीज़ें छूट गई है मेरे ज़िंदगी से रिलेटेड जो याद नहीं है। किसी और दिन, किसी और वीडियो में हम आपको यूं ही मिलेंगे और यूं ही मिलते रहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर हम काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि रेगुलर मेरा वीडियो आता रहेगा। तो जो चीज़ छूटा हुआ है किसी और दिन हम आके कहेंगे, बताएंगे अपने ज़िंदगी के बारे में। बाकी न्यूज़ से रिलेटेड, ब्लॉग से रिलेटेड, नॉर्मल वीडियो, शॉर्ट्स वगैरह जो भी ये सब पड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल MLive पे, मोहम्मद मोहसिन खान चैनल फेसबुक चैनल पे, और इंस्टाग्राम पे भी पड़े हुए हैं। और आने वाले दिन में MLive से जो मेरा नाम है यूट्यूब का, उस सेम नाम से मैं फेसबुक पर भी पेज और प्रोफाइल बनाऊंगा, उस पर भी आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो चल रहा है, बस जॉब कर रहे हैं सऊदी में, और यूट्यूब और सोशल मीडिया पे भी संघर्ष कर रहे हैं,
बिहार डिजिटल फैक्ट्री के साथ, और उनका सपोर्ट है कि हम लोग यहाँ तक हैं। उनके वजह से राणा रंजीत सिंह जी के ज़रिए हम लोग इंटरेस्टेड हुए, एक्टिव हुए और यहाँ तक पहुँचे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी पहुँचेंगे। बस चल रहा है लाइफ, मोटा मोटी मैं लाइफ का पूरा हिस्सा मैं पेश कर दिया हूँ, जानकारी दे दिया हूँ। आगे भी यूँ ही मिलता रहूँगा और उम्मीद करते हैं कि आप सबको मेरा ये जानकारी, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और काफ़ी लंबा वीडियो रहा, ओठ भी सूख रहे हैं लगभग 45 मिनट हो गए हैं वीडियो तो। और लास्ट में मैं चलता चलता बोलना चाहूँगा, अभी मैं बस घर अब जाऊँगा इंशाल्लाह। प्लान है मेरा 2026 में नहीं, 2027 में मेरा प्लान है। परिवार बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़े हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी है, बीवी हैं, बच्चे हैं, सबकी परवरिश, सबका ज़िंदगी, सब ज़िंदगी के हिस्से से जुड़ा हुआ है। और आखिरी में पैगाम देना चाहूँगा, हम लोग सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, इंसान हैं। हम लोगों का कोशिश रहना चाहिए कि अपने घर के एक एक मेंबर का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का, ख़ानदानों का, दोस्त का, पड़ोसी का, अगल बगल का, अपनों का, यानी आपके पास जितना हो सकता है, चाहे जिस्म से हो, बात से हो, ज़बान से हो, पैसे से हो, किसी भी एतबार से हर तरीके से कोशिश करना चाहिए मदद करने का। लोग आपसे कितना खुश हो ये ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अपने बीवी बच्चों का परवरिश करते हुए, उनके ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए, उनका हक अदा करते हुए, यानी अपने ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ खुश रहते हुए, अगर अल्लाह ताला किसी और तरीके से आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए हुआ है या पैसे के अलावा किसी और ज़रिए से आप किसी को खुश करना चाहते हैं, किसी की ज़रूरत पूरा करना चाहते हैं, तो इसमें बिल्कुल पीछे ना हटें, क्योंकि यही काम आने वाला है, जो दुनिया में भी काम आता है और मरने के बाद आखिरत में भी काम आता है। तो हम पैगाम देना चाहेंगे कि किसी के काम आइए, किसी का सपोर्ट कीजिए, किसी का हेल्प कीजिए, जो दुनिया और आखिरत दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। और अगर कोई पड़ोसी या घर ख़ानदान वाला या पड़ोसी भूखा सो रहा है तो उसको ज़रूर ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बड़ा स्वभाव है। किसी को भूखा ना सोने दीजिए, किसी को आँख में आंसू ना आए, ऐसा काम बिल्कुल ना कीजिए कि जिससे किसी के आँख में आंसू आ जाए। किसी के आँख में आंसू ना आने दे, किसी को मरता तड़पता ना देखें, उसके ज़रूरतों को पूरा करें, भूखों के पेट में खाना दे। और अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं तो जो बीमार हाल है, जो इसके पास पैसे नहीं, उसका इलाज कराएं। यानी आपके पास जो भी अल्लाह ताला ने नवाजा है, उसके ज़रिए अगर किसी की ज़रूरत पूरी हो जाती है, किसी का ज़िंदगी बन जाता है, किसी के हालात बेहतर हो सकते हैं, तो कर सकते हैं और करना चाहिए। एक बेहतर इंसान का ये फ़र्ज़ है कि दूसरे इंसान के ज़रूरत को पूरा करे, उसके ख्वाहिश को ख्याल करे, और उससे पहले अपने परिवार को, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने बीवी बच्चे, हर इंसान को खुश रखें और हर इंसान की ज़रूरत को पूरा करें। सबसे पहले बीवी और बच्चों का हक है, बीवी और बच्चों का हक दीजिए, खुश रखिए। माँ बाप का हक दीजिए, खुश रखिए। भाई बहन को खुश रखिए। अगल बगल आस पड़ोस, खास खर खानदान, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी जो भी ज़रूरतमंद है उनकी मदद करें, सब बहुत ज़रूरी है। और हमेशा अच्छी चीज़ सोचें, अच्छी चीज़ करें, क्योंकि अच्छी सोच और अच्छी चीज़ें ही दुनिया से जाने के बाद लोग याद रखेंगे कि हाँ, वो इंसान कितना अच्छा था, कितना अच्छा सोच रखता था, कितना अच्छा व्यवहार था, कितना अच्छा बात करता था। लोग आपकी अच्छाई, आपका रहन सहन, आपका बातचीत ही याद रखेंगे, आपके बेहतर अमाल ही याद रखेंगे, गलत अमाल नहीं याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मेरी बात को समझे होंगे। इतनी लंबी वीडियो मैं बनाया हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इतना लंबा वीडियो बना रहा हूँ, और आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे किसी न किसी टॉपिक पे। जैसे अपने आज मैं खासकर अपने ज़िंदगी के हालात और गुजरे हुए पल को इसमें मैं उजागर किया हूँ, दर्शाया हूँ, दिखाया हूँ। किसी और दिन बचा कुचा जो होगा वो भी बताएंगे, लेकिन किसी और मैटर पे मैं इंशाल्लाह लंबी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और आप लोग से यूं ही मिलता रहूँगा और वीडियो आप लोगों को यूं ही मिलती रहेगी।
हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी और मेरे ज़िंदगी का जो कहानी था वो भी अच्छा लगा होगा। और लास्ट में मैं जो बात किया हूँ हेल्प करने का, वो भी ज़रूरी है। और अगर मेरे व्यूअर्स मुस्लिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ, तो आप लोग पंजगाना नमाज अदा कीजिए और इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे चलिए और इंसानियत का पाठ पढ़िए, पढ़ाइए और एक दूसरे की मदद करके चलिए। यहाँ तक कि किसी और धर्म का इंसान हो और उसको ज़रूरत हो तो आप मदद कीजिए, क्योंकि इंसान ही सबसे बड़ा होता है बेहतर। धर्म कोई मायना नहीं है। अगर आप बेहतर हैं, खुश हैं, हर एतबार से आपको अल्लाह ताला ने दिया है, तो आपके पड़ोसी अगर किसी और जात के हैं, किसी और धर्म के हैं, आपके जानने वाले गांव वाले कोई भी हो, किसी और धर्म के भी हो, अगर वो ज़रूरतमंद हैं तो उनकी भी मदद करें। इंसान ही इंसान के काम आता है। धर्म देखकर किसी की मदद करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इस धर्म को करेंगे उस धर्म को नहीं करेंगे। नहीं, इंसान है, इंसान की मदद कीजिए, सही रास्ता पे चलिए, गांव में, घर में, राज्य में, देश में अच्छा पैगाम दीजिए, समाज में बेहतर से बेहतर काम कीजिए। और ये जाहिर सी बात है कि समाज में अच्छे बुरे भी लोग रहते हैं, तो बुरे लोग को इग्नोर कीजिए, अच्छे लोग को ध्यान में रखिए और अच्छाई की तादाद बढ़ाइए। अच्छे लोग की संख्या बढ़ेगी तो बुरे लोग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो होता है, हर समाज में अलग अलग बात होता है, बहुत सारी चीज़ें गांव, नगर, मोहल्ला, राज्य, देश में चलता रहता है। वो तो किसी और टॉपिक पे, किसी और मैटर पे किसी और दिन बात करेंगे तो बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको मेरा ये लॉन्ग वीडियो अच्छा लगा होगा और यूं ही मुझे सपोर्ट करते रहें, लाइक के शक्ल में, कमेंट के शक्ल में, शेयर के शक्ल में, व्यूज़ के शक्ल में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबाना ना भूलें, क्योंकि वीडियो जो मैं डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पता चल जाएगा कि मेरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो गया है। तो आप लोग आसानी से वहाँ जा कर के देख सकते हैं, लाइक, कमेंट, शेयर, व्यूज़ कर सकते हैं। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानने वाले, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को लिंक शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियो पर कमेंट, लाइक करें, व्यूज़ करें। और सब्सक्राइब नहीं किए तो उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोले कि ये मेरा दोस्त है, अपना है, भाई है, बिहार डिजिटल फैक्ट्री का मेंबर है, मेरे कंटेंट मोनेटाइजेशन ग्रुप का मेंबर है। तो आप लोग बताइए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, मैं भी सपोर्ट करूंगा। आप लोग कमेंट में आइए और कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कितने सब्सक्राइबर दिए हैं और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके चैनल को मैं अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से सब्सक्राइबर दूँ, क्योंकि एक दूसरे का साथ ही सबका विकास है। यूट्यूब कंटेंट मोनेटाइजेशन ग्रुप का और बिहार डिजिटल फैक्ट्री का मकसद यही है कि एक दूसरे का सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। फॉलो अगर नहीं कर रहे हैं तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मेरी बातों से सहमत होंगे, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे का हेल्प ही सबको कामयाब कर सकता है और आगे बढ़ा सकता है। इसी बात पर मैं वीडियो को अब एंड करना चाहता हूँ। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है और सबका साथ, सबका विकास, एक दूसरे के साथ हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे समाज में हो, चाहे पैसे की शक्ल में हो, चाहे बात की शक्ल में हो, चाहे यूट्यूब या फेसबुक पर फॉलो और सब्सक्राइब देके हो, कमेंट या लाइक करके हो, व्यूज़ करके हो। हर चीज़ में एक दूसरे का सपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी एक दूसरे आपस में खुश रहेंगे और साथ मिल करके आगे बढ़ेंगे। तो इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। जय बिहार, जय बिहार डिजिटल फैक्ट्री, जय राणा रंजीत सिंह, जय बिहार, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।